दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की हरकत पता चलने पर पिता ने बेटी के साथ क्या किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अरे, इस बेड नंबर 8 का मरीज कहाँ गया? मैं तो इस लड़के से तंग आ गई हूँ। जब भी मैं ड्यूटी पर आती हूँ कभी बेड पर नहीं मिलता। नर्स जूली काफ़ी गुस्से में बोली, आंटी मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। एक प्यारी सी आवाज़ ने नर्स जूली का सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। जब उन्होंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो बेड नंबर 10 की मरीज की बेटी सबीना खड़ी थी। सबीना ने बाहर आकर देखा, फिर पूरा अस्पताल छान मारा, पर उसे वह कहीं दिखाई नहीं दिया और थक हार कर वापस जा रही थी कि उसकी नज़र बगल की कैंटीन पर गई तो देखा कि वे जनाब तो वहां आराम फरमा रहे थे और गर्मा गर्म समोसे खा रहे थे। सबीना उसके पास गई और धीरे से बोली, आपको नर्स बुला रही है। उसने पीछे घूमकर देखा, सफ़ेद कुर्ता सलवार नीला दुपट्टा लिए सांवली मगर तीखे नैन नक्श वाली लड़की खड़ी हुई थी। उसने अपने बालों की लंबी चोटी बनाई हुई थी, माथे पर बिंदी, आंखों में भरा पूरा काजल, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों की खनखन। वह बड़े ही शायराना अंदाज में बोला, अरे छोड़िए ये नर्स वर्ष की बातें, आपको देखकर तो मेरे जिहन में बस यही ख्याल आया है। माशाअल्लाह, आप भी ना कहते हुए सबीना वहाँ से शर्मा कर भाग गई और सीधे बाथरूम में जाकर आईने के सामने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर हाथों को मलते हुए अपने चेहरे को साफ किया और बालों को करीने से संवारते हुए बाहर आ गई। तब तक वह मरीज, जिसका नाम नीरज था, भी वापस आ चुका था। सबीना घबराकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। नीरज ने देखा कि सबीना किसी भी तरह की बात करने को तैयार नहीं है, तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले उसकी मम्मी से बात की जाए। सबीना की माँ को टाइफाइड हुआ था, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। नीरज को बुखार था, पर काफ़ी दिनों से न उतरने के चलते उसकी माँ ने उसे दाखिला करा दिया था। नीरज की सबीना की अम्मी से काफ़ी पड़ती थी। परसों ही दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी, पर तब तक नीरज और सबीना अच्छे दोस्त बन चुके थे। सबीना 10वीं जमात की छात्रा थी और नीरज 11वीं जमात में पढ़ता था। दोनों के स्कूल भी आमने सामने थे। वैसे भी फतेहपुर एक छोटी सी जगह है जहाँ कोई भी आसानी से एक दूसरे के बारे में पता लगा सकता है। सो नीरज ने सबीना का पता लगा ही लिया। एक दिन स्कूल से बाहर आते समय दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश हुए। उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। इसी बीच सबीना कभी कभार नीरज के घर भी जाने लगी, पर वह नीरज को अपने घर कभी नहीं ले गई। ऐसे ही 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब यह दोस्ती इश्क में बदलकर रफ्ता परवान चढ़ने लगी। एक दिन जब सबीना कॉलेज से घर में दाखिल हुई तो उसे देखते ही अम्मी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, पर तुमने वही किया जो 2 साल से कर रही हो। तुम्हारी जोया आप ठीक ही कह रही थी कि तुम एक लड़के से साथ मुंह उठाए घूमती फिरती हो। अम्मी, आप मेरी बात तो सुनो, वह लड़का बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। एक बार मिलकर तो देखो। वैसे तुम मुझसे मिल भी चुकी हो। सबीना एक ही सांस में सब कुछ कह गई। वैसे अम्मी अब्बू कौन होते हैं हमारी निजी जिंदगी का फैसला करने वाले? कभी दुख तकलीफ में तुम्हारी खैर पूछने आए जो आज इस पर उंगली उठाएंगे? हम मरे या जिए उन्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? शायद आप भूल गई हों, पर मेरे जेहन में वह सब कुछ आज भी है। जब अब्बू नई अम्मी लेकर आए थे तब नई अम्मी ने अब्बू के सामने ही कैसे हमें जलील किया था। इतना ही नहीं, हम सभी को घर से बेदखल भी कर दिया था। तभी जोया आप घर में आई। अरे जोया, तुम ही इसको समझाओ, मैं तुम दोनों के लिए जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए अम्मी रसोई घर में चली गई। रसोई घर क्या था, एक बड़े से कमरे को बीच में टाट का पर्दा लगा एक तरफ बना लिया गया था, तो दूसरी तरफ एक पुराना सा डबल बेड, टूटी अलमारी और अम्मी की शादी का
एक पुराना बस्ता रखा था जिसमें अम्मी के कपड़े कम, यादें ज़्यादा बंद थी, मगर सब कुछ रखा बड़े करीने से था। तभी अम्मी चाय और बिस्कुट लेकर आई और सब चाय का मज़ा लेने लगे। सबीना यादों की गहराइयों में खो गई। वह मुश्किल से 6-7 साल की थी जब अब्बू नई अम्मी लेकर आए थे। वह अपनी बड़ी सी हवेली के बगीचे में खेल रही थी। तभी नई अम्मी घर में दाखिल हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी अम्मी हर वक्त रोती क्यों रहती है। जब नई अम्मी को बेटा हुआ तो जोया आपा और अम्मी को बेदखल कर उसी हवेली में नौकरों के रहने वाली जगह पर एक कोना दे दिया गया। अम्मी दिन भर सिलाई कढ़ाई करती और जोया आपा भी दूसरों के घर का काम करती, तो भी 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो पाती थी। अम्मी 30 साल की उम्र में 50 साल की दिखने लगी थी। ऐसा नहीं था कि अम्मी खूबसूरत नहीं थी, वह हमेशा अब्बू की दीवानगी के किस्से बयां करती थी। सभी ने अम्मी को दूसरा निकाह करने को कहा पर अम्मी तैयार नहीं हुई। पर इधर कुछ दिनों से वह काफ़ी परेशान थी। शायद जोया आपा के सीने पर बढ़ता मांस पे परेशानियों का सबब था। मेरे लिए वह अचरज, पर अम्मी के लिए जिम्मेदारी। सबीना, ओ सबीना, जोया आपा की आवाज़ ने सबीना को यादों से वर्तमान की ओर खींच दिया। ठीक है, उस लड़के को लेकर आना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। लड़के का फोटो देख सबीना खुशी से उछल गई और चीख पड़ी। भविष्य के सपने संजोते हुए वह सोने चली गई। अक्सर उन दोनों की मुलाकात शहर के बाहर एक गार्डन में होती थी। आज जब वह नीरज से मिली तो उसने कल की सारी घटना का जिक्र किया। जनाब, आप मेरे घर चल रहे हैं? अम्मी आपसे मुलाकात करना चाह रही है। सच कहते हुए नीरज ने सबीना को अपनी बाहों में भर लिया। सबीना शर्मा कर बड़े प्यार से नीरज को देखने लगी। फिर नीरज की गाड़ी से ही घर पहुंची। नीरज तो हैरान रह गया कि इतनी बड़ी हवेली, सफ़ेद संगमरमर सी नक्शादी दीवारें और एक मुगलिया संस्कृत बयां करता हरी घास का लॉन, जरूर यह बड़ी हैसियत वालों की हवेली है। नीरज काफ़ी संकुचाते हुए अंदर गया। तभी सबीना बोली, नीरज उधर नहीं, इधर, यह अब्बू की हवेली है। मेरा घर उधर कोने में है। हैरानी से सबीना को देखते हुए नीरज उसके पीछे पीछे चल दिया। सामने पुराने से सर्वेंट क्वार्टर में सबीना दरवाजे पर टंगी पुरानी सी चटाई हटाकर अंदर नीरज के साथ दाखिल हुई। नीरज ने देखा कि वहाँ 2 औरतें बैठी थी। उनका परिचय सबीना ने अम्मी और जोया आपा कहकर कराया। अम्मी ने नीरज को देखा, वह उन्हें बड़ा भला लड़का लगा और बड़े प्यार से उसे बैठने के लिए कहा। अम्मी ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, तब तक अब्बू और भाईजान भी आते होंगे। अब्बू, अरे आपने उन्हें क्यों बुलाया? मैंने आपसे पहले ही मना किया था। गुस्से से चिल्लाते हुए सबीना अम्मी पर बरस पड़ी। अम्मी भी गुस्से में बोली, चुपचाप बैठो, अब्बू का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। सबीना कतार निगाहों से नीरज को देखने लगी। नीरज की आंखों में उठे हर सवाल का जवाब वह अपनी आंखों से देने की कोशिश करती। थोड़ी देर तक वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। तभी सामने की चटाई हिली और भारी भरकम शरीर का आदमी दाखिल हुआ। वह सफ़ेद अचकन और चूड़ीदार पैजामा पहने हुए थे। साथ ही उनके साथ 17-18 साल का एक लड़का भी अंदर आया। आते ही उस आदमी ने नीरज का कॉलर पकड़कर उठाया और दोनों लोग नीरज को काफ़ी बुरा भला कहने लगे। नीरज एकदम अचकचा गया। उसने संभलने की कोशिश की। तभी उसमें से एक आदमी ने पीछे से वार कर दिया और वह फिर वहीं गिर गया। सबीना कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके अब्बू चिल्लाकर बोले, खबरदार जो इस लड़के से मिली, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह एक हिंदू लड़का है और तुम मुसलमान। नीरज की तरफ मुखातिब होकर बोले, आज के बाद सबीना की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का वह हाल करेंगे कि प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। नीरज ने समय की नज़ाकत को समझते हुए चुपचाप चले जाना ही उचित समझा। अब्बू ने सबीना का हाथ झड़कते हुए अम्मी की तरफ धक्का दिया और गरजते हुए बोले,
नफीसा, सबीना का ध्यान रखो और देखो अब वह लड़का कभी सबीना से ना मिले। इस किस्से को यहीं ख़त्म करो। और यह कहते हुए वे उल्टे पैर वापस चले गए।